Hello everyone, how are you? I am Annu and welcome back. We create jar of folder. So guys, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था और जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद हो तब हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने डिस्कस किया था कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में। जहाँ पे नेगेटिव वे ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था मतलब कि क्या नेगेटिव वे में क्या मतलब था उसका, नेगेटिव वे में मतलब था कि जब सामने वाली पार्टी कोई जो दो पार्टी के किसी दो पार्टी के बीच में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उनमें से कोई एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए क्या कर दे, मना कर दे, अपने उस ऑब्लिगेशन को क्या कर दे, ब्रीच कर दे। तो क्या था, नेगेटिव ये था, क्योंकि यहाँ पे जो एक पार्टी है उसने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। तो जो पार्टी क्या करती है, ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट को, उसको हम क्या कहते हैं, डिफॉल्टर पार्टी, ठीक है ना। और जो सामने वाली पार्टी उसको क्या कहते हैं, एग्रीड पार्टी। ये आपको याद होगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है डिफॉल्टर पार्टी ने, तो उस केस में क्या क्या रेमेडीज हैं। रेमेडीज का मतलब तो पता ही होगा, क्या क्या उपचार हैं क्या करने के लिए, जो भी लॉस हुआ होगा किसको, एग्रीड पार्टी को, उसको फुलफिल करने के लिए। तो जो मेन टॉपिक रहेगा हमारा आज की क्लास में वो क्या रहेगा कि कितनी टाइप ऑफ रेमेडी है अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, किसके लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है उसके लिए। तो देखो वैसे तो सेवरल कॉमन रेमेडीज है किसके लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है। वैसे जो मेनली जो रेमेडी है बच्चों किसके ऊपर डिपेंड होती है, टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की, जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म है जो डिसाइड की गई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो कैसी रही होंगी, नेचर ऑफ ब्रीच का जो नेचर है वो कैसा रहा होगा, और सर्कमस्टांस कैसी रही होंगी, ठीक है ना। तो इन्हीं के ऊपर जो इन्हीं के ऊपर क्या डिपेंड करेंगे, हमारी रेमेडी डिपेंड करेंगे किसकी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। सो लेट्स स्टार्ट, वन बाय वन हम क्या करते हैं, हर एक रेमेडी को डिस्कस करेंगे। तो देखो जो आज का हमारा जो मेन मोटिव रहेगा बच्चों, वो सिर्फ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सूट फॉर डैमेज। क्या कि कोई जो पार्टी है, कौन सी पार्टी, जो एग्रीड पार्टी है वो सूट कर सकती है, फाइल शो कर सकती है किसके खिलाफ, डिफॉल्टर पार्टी के खिलाफ है, किसके अंदर, कोर्ट के अंदर। ये आपको किसके अंदर आएगा बच्चों, सूट फॉर डैमेज के अंदर आएगा। फिर आपका आएगा इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, जहां पर कोई जो एग्रीड पार्टी होती है वो डिफॉल्टर पार्टी के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकती है किसी पर्टिकुलर एक्शन को रोकने के लिए, ठीक है ना। क्या कहा, किसी पर्टिकुलर एक्शन को रोकने के लिए तब कोई एग्रीड पार्टी डिफॉल्टर पार्टी के खिलाफ कोई भी कोर्ट में केस फाइल करती है, तो वो किसके अंदर पढ़ेंगे, हम इंजेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। फिर बात आती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या होगा, जहां पर एग्रीड पार्टी जो कोर्ट में केस फाइल शो करती है वो इसलिए करती है कि जो डिफॉल्टर पार्टी है वो उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को परफॉर्म करे, क्योंकि जो उससे डैमेजेस जो अमाउंट पे होने वाली है वो उसके लिए क्या नहीं है, एनफ नहीं है उसके लॉस को कवर करने के लिए, उसके डैमेजेस को कवर करने के लिए। इसलिए यहाँ पे जो डिफॉल्टर पार्टी होती है वो क्या करती है, कोर्ट में जाके ये अपील करती है कि जो डिफॉल्टर पार्टी ने जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है उसको क्या करे, फुलफिल करे। वो क्या आ जाएगा बच्चों, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में। फिर आता है क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट, ठीक ना। क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट में क्या आएगा, इसके अंदर जो भी पार्टी है इसके अंदर क्या आएगा, एज मच एज अर्न, मतलब कि जो भी एग्रीड पार्टी है वो कोर्ट में क्या कहती है, जितना मैंने वर्क परफॉर्म किया है उसके बदले मेरे को उतनी पेमेंट मिलनी चाहिए सामने वाली किससे, डिफॉल्टर पार्टी से। फिर आता है लास्ट में क्या, कि जो एग्रीड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ही कर देती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल कैंसिल कर देती है। और जो पहले वाली सिचुएशन थी, कौन सी पहले वाली, कॉन्ट्रैक्ट के होने से पहले, उस वाली सिचुएशन में वापस से आ जाती है। तो वो स्टेप बाय स्टेप हम ये सारी रेमेडी क्या करेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे। जो आज का जो हमारा मेन मोटिव रहेगा, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों, वो रहेगा हमारा सूट फॉर डैमेज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम डैमेज का मीनिंग देख लेते हैं कि डैमेज का मीनिंग क्या होता है। डैमेज का मतलब क्या है कि कोई भी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मिलना किससे, डिफॉल्टर पार्टी से, किसको, एग्रीड पार्टी को, ठीक है ना। तो तब भी कोई डिफॉल्टर पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करती, उसको ब्रीच कर देती है, तो जितना भी मॉनेटरी लॉस हो रखा होता है किसको, सामने वाली पार्टी को, तो उसको क्या करना, उसको रिसीव करना किससे, डिफॉल्टर पार्टी से। वो आपका किसके अंदर आ जाएगा बच्चों, डैमेजेस के अंदर। तो जो डैमेज क्या हुआ, जहां पे मॉनेटरी कंपनसेशन, क्या जहां पे मॉनेटरी कंपनसेशन मिलता है किससे, डिफॉल्टर पार्टी से, किसको, एग्रीड पार्टी को। जब जहां पर कोई भी डिफॉल्टर पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है तो उस केस में जो भी मॉनेटरी कंपनसेशन मिलेगा किससे, सामने वाली डिफॉल्टर पार्टी से, किसको, एग्रीड पार्टी को, वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों, डैमेजेस कहलाएगा। तो डैमेजेस के अंदर भी अलग अलग पार्ट है कि डैमेज किसके लिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितने टाइप के डैमेज हैं जो
हमें डिफॉल्टर पार्टी से मिल सकते हैं। तो सबसे पहला आता है बच्चों जनरल डैमेज। देखो अब समझते हैं सबसे पहले जनरल डैमेज को। जनरल डैमेज क्या होता है? जनरल डैमेजेस होते हैं जहां पर मेरे को सामने वाले पर्सन जो लॉस हुआ, जो नॉर्मली जो क्या होता है नेचुरली कोई एक कॉन्टैक्ट के टूटने पे जो ऑर्डिनरी लॉसेज होते हैं, वो जो लॉस होंगे, जो ऑर्डिनरी लॉस होंगे कोई भी कॉन्टैक्ट के टूटने पे कि इतना तो लॉस होगा ही होगा, कोई कॉन्टैक्ट टूट जाता है तो जो वो लॉस होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? जनरल डैमेज कहते हैं। उनको हम कहते हैं जनरल डैमेज। मतलब कि डैमेज दैट अराइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेज। मान लो फॉर एग्जाम्पल, देखो आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लो कोई एक पर्सन है ए, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ। किसका? उसको उसने कॉन्ट्रैक्ट किया 100 kg राइस का कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, ठीक है ना। उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी उसको 100 kg राइस देगा और कितने रुपए में? 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से। उनका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया दोनों ने, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो ड्यू डेट आई, जिस दिन बी को ट्रांसफर करने थे क्या राइस, किसको? ए को, उस दिन बी ने क्या किया? उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ही नहीं किया। अब क्या हुआ? ड्यू डेट वाले दिन, जिस ड्यू डेट पे जो प्राइस था मार्केट में राइस का, वो था बच्चों 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से। तो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस क्या डिसाइड हुआ था? उनका 50 रुपीज पर केजी, लेकिन मार्केट प्राइस क्या था? 60 रुपीज पर केजी। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो इसके अंदर ए को कितना लॉस हुआ बच्चों? 10 रुपए पर केजी के हिसाब से क्या हुआ? लॉस हुआ। तो टोटल लॉस मैं कहूँ तो कितना लॉस हुआ? 10 रुपए पर केजी। टोटल कितना क्वांटिटी थी? 100 kg की। जो टोटल लॉस हुआ कितना हुआ? ए को 1000 रुपीज। तो अगर मैं जनरल लॉस, ऑर्डिनरी लॉस की बात करूँ या फिर जनरल डैमेजेस की बात करूँ, तो यहाँ पर जो नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर जो एक को लॉस हुआ है 1000 रुपीज, वो किससे रिसीव होंगे? बी से। इसी को हम क्या कहते हैं? जनरल डैमेजेस, ठीक है ना। जो नेचुरली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के क्या होने पे, ब्रीच होने पे कोई भी लॉस जो अराइज होंगे, जो नेचुरली होने ही थे, उनको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डैमेज। तो ऑर्डिनरी डैमेज मेनली क्या होते हैं बच्चों? कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस जो मार्केट प्राइस है, वो इन दोनों के डिफरेंस करने के बाद जो आएंगे आपके, वो क्या आ जाएंगे बच्चों? ऑर्डिनरी डैमेजेस, ठीक है ना। और जो ये ऑर्डिनरी डैमेज होते हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके जनरल डैमेज, ठीक है ना। जो जनरली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पे किसी भी पार्टी को होंगे, किस पार्टी को? एग्रीड पार्टी को होंगे। क्लियर यहाँ पे। अब बात करते हैं किसकी? स्पेशल डैमेज की। अब देखो स्पेशल डैमेज क्या? स्पेशल डैमेज का मतलब कि ऑर्डिनरी डैमेज जो जनरल डैमेज है वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ स्पेशल डैमेज भी अराइज हो सकते हैं। किसके कारण? कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टांस के कारण, या सम स्पेशल सम अनयूजुअल सर्कमस्टांस के कारण उस पार्टी को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो उसके कारण उसको वहाँ पे स्पेशल डैमेज भी अराइज हो सकते हैं। इसलिए तब भी स्पेशल डैमेज क्लेम करने होते हैं किसी भी एग्रीड पार्टी को, किससे? डिफॉल्टर पार्टी से। तो ये तीन चीजें क्या होनी चाहिए? पहले से ही क्या होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होनी चाहिए। तीन चीजें क्या? सबसे पहले कि स्पेशल डैमेज कैन बी क्लेम्ड ओनली इफ देयर इज अ स्पेशल लॉस ऑफ द एग्रीड पार्टी। ये सबसे पहले क्या कि स्पेशल डैमेज तभी क्लेम किए जाएंगे किससे? डिफॉल्टर पार्टी से, तब जो एग्रीड पार्टी है उसको क्या हो रखे हो? स्पेशल डैमेज हो रखे हो, ठीक है। सेकंड क्या? दोनों पार्टी को ये पता होना चाहिए कि अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर ये ब्रीच हो जाता है उन दोनों पार्टी के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पे जो पार्टी है सामने वाली उसको क्या हो सकते हैं? स्पेशल डैमेज, स्पेशल लॉस हो सकते हैं। ये बात दोनों पार्टी को पता होनी चाहिए। बात क्लियर। थर्ड क्या है? जितनी भी पेमेंट का उसको लॉस होगा, कितनी पेमेंट का उसको लॉस होगा कि फ्यूचर में उस स्पेशल डैमेज के कारण अगर जो पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगी, उसकी अमाउंट भी पहले से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होनी चाहिए बच्चों? स्पेसिफाई होनी चाहिए। देखो कंफ्यूज हो रखे होंगे, पता है, इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बड़ा बहुत ईजी है। देखो मान लो ये है ए पर्सन, ठीक है ना। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ। बी के साथ क्या? बी को चाहिए थी मशीनरी विद इन 15 डेज। और ए क्या है बच्चों? एक डीलर है, ठीक है ना, जो उस स्पेसिफिक टाइप, जिस टाइप की मशीनरी बी को चाहिए उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीनरी में क्या करता है? डील करता है, ठीक है ना। तो बी ने ए के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट किया कि क्या 15 डेज के अंदर मेरे को मशीनरी चाहिए, और ए इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। ए कहता है कि ठीक है मैं 15 डेज के अंदर मशीनरी क्या कर दूंगा? आपको ट्रांसफर कर दूंगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
लेकिन जो ड्यू डेट आई 15 डेज के बाद, उस दिन ए बी को वो मशीनरी ट्रांसफर नहीं कर पाया, ठीक है ना, जिसके कारण बी को क्या लॉस हुआ, बी को प्रोडक्शन करके उस मशीनरी से 1 महीने के अंदर वो प्रोडक्शन क्या करना था, सप्लाई करना था आगे नेक्स्ट किसी पार्टी को, फॉर एग्जांपल मान लो सी को, ठीक है ना। बी को क्या करना था, जो मटेरियल मशीनरी परचेज करके आगे वो क्या करना था, सप्लाई करना था उससे बना हुआ मटेरियल किसको, सी को। तो अब ए ने जो मशीनरी इसको सेल नहीं की, विद इन 15 डेज के बाद उसको सेल नहीं किया, एक तो ये लॉस हुआ क्योंकि वो 1 महीने के अंदर जो प्रोडक्शन करना था वो नहीं कर पाया, किसके लिए, सी के लिए, जो कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, मेंशन होगा, ठीक है ना, जो कि बी ने पहले से ही ए को बता दिया होगा। अगर वो 15 डेज के अंदर वो मशीनरी सेल नहीं, मेरे को ट्रांसफर नहीं की, मेरे पास नहीं पहुंचाई, तो जिसके कारण क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन करके विद इन 1 मंथ मेरे को जो मटेरियल वो ट्रांसफर करना है किसको, सी को, ठीक है ना। तो ये तो क्या हुआ, एक तरह का स्पेशल डैमेज हुआ, जो बी ने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया होगा, डिफाइन किया गया होगा, ठीक है ना। अब जो प्रॉफिट होना था बी को सी को वो प्रोडक्ट को सेल करके, तो उसका अब जो लॉस हो चुका है ए बी को, कि उस अब वो किसके कारण, ए के कारण सी को वो मटेरियल को ट्रांसफर नहीं कर पाया, उस प्रोडक्ट को ट्रांसफर नहीं कर पाया। अब बी को जो भी लॉस हुआ है उसको कौन रिकवर करेगा, उसको रिकवर करेगा ए, ठीक है ना, क्योंकि जिस पहले से ही क्या थे, कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई होगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेशल डैमेज कहते हैं। इस केस में ऑर्डिनरी डैमेज क्या होगा बच्चों, मान लो बी किसी थर्ड पार्टी, किसी सेकंड डीलर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर उसने क्या करने के लिए, मशीनरी परचेज करने के लिए, और जो ए डीलर से क्या था, वो क्या था, मान लो 5,000 रुपये में वो मशीनरी, लेकिन तब उसने एकदम से जो कॉन्ट्रैक्ट किया डीलर 2 से, वो प्राइस पड़ा उसको उस मशीनरी का 6500। तो इस केस में जो बी को वो दूसरे डीलर से वो मशीनरी परचेज करने पे जो लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ यहाँ पे, 1500 का, ये क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डिनरी डैमेज कहलाएगा, ठीक है ना, क्या जनरल डैमेज कहलाएगा। और जो मटेरियल जिसको सी को पहुंचाना था, उस मशीनरी के मिलने के बाद उस पर प्रोडक्शन करके और उससे जो प्रॉफिट होना था, जो वो डैमेज है, वो किस तरह का डैमेज है बी का, वो है स्पेशल टाइप का डैमेज। तो इस केस में जो स्पेशल डैमेज है वो कौन फुलफिल करेगा, डीलर ए, जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। क्यों, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में बी ने पहले से स्पेसिफाई किया होगा कि अगर ये मशीनरी मेरे को विद इन 15 डेज नहीं मिली, तो मेरे को क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, क्योंकि इस मशीनरी से प्रोडक्शन करके आगे वो प्रोडक्शन किसको डिलीवर करना है, सी को डिलीवर करना है, और इतने प्रॉफिट में डिलीवर करना। मान लो उसने पहले से बताया था कि जो प्रॉफिट होगा वो होगा 5000 का, ठीक है ना। अब जो ये लॉस है 5000 का, वो कौन रिकवर करेगा बच्चों, यहाँ पे ए। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ बच्चों, आपका स्पेशल टाइप ऑफ डैमेज का एग्जाम्पल हुआ। तो क्लियर हुआ यहाँ पे स्पेशल डैमेज क्या होंगे और ऑर्डिनरी डैमेज क्या होंगे। इस एग्जाम्पल से आई थिंक आपको दोनों डैमेज क्लियर हो चुके होंगे। यहाँ पे ऑर्डिनरी डैमेज क्या है, जिसको हम जनरल डैमेज बोलते हैं, ठीक है ना। ऑर्डिनरी लॉस क्या हुआ यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था उनका 65, और मार्केट प्राइस क्या था उसका, जो डीलर 2 से मिला उसको 6500, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था यहाँ पे 5000। तो जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जनरल डैमेज होगा, ठीक है ना। और जो स्पेशल डैमेज जो उसको इसको सी को डिलीवर करने के बाद होंगे, वो भी कौन पे करेगा, यहाँ पे ए पे करेगा। क्लियर यहाँ पे अच्छे से। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों कौन सा डैमेज, एग्जाम्पलरी और विंडक्टिव डैमेज, ठीक है। एग्जाम्पलरी और विंडक्टिव डैमेज क्या होगा, जहां पर सिर्फ जो मनी है उसकी या उसका ही लॉस नहीं हुआ, किसको, जो भी एग्रीड पार्टी है, ठीक है ना, उसको जो लॉस हुआ है, उसकी क्रेडिटिबिलिटी, उसकी रेपुटेशन का भी लॉस हुआ है, किसको, एग्रीड पार्टी को। क्योंकि जो भी सामने वाली पार्टी थी, डिफॉल्टर पार्टी थी, उसके कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच करने के ऊपर उस सामने जो भी एग्रीड पार्टी होगी उसको सिर्फ मनी का ही लॉस नहीं हुआ, उसको साथ साथ उसकी रेपुटेशन, उसकी क्रेडिटिबिलिटी का भी क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो उस केस में जो कोर्ट होती है कुछ एक अमाउंट सेट करती है, जो क्या होती है, उसकी क्रेडिटिबिलिटी उसकी इमेज के लिए होती है। वो जो अमाउंट होगी उसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों, विंडक्टिव डैमेज या फिर एग्जाम्पलरी डैमेज। क्लियर हुआ। आई थिंक थोड़ी कंफ्यूजन होगी, इसको भी समझते हैं एक एग्जाम्पल से जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो यहाँ पे ये ट्रेडर है, ठीक है ना, ये ट्रेड करता है किसी भी प्रोडक्ट में, ठीक है। इसने क्या किया, एक चेक दिया अपने एक क्लाइंट को, ठीक है, इसको पेमेंट करनी थी किसी सेकंड पर्सन को, मान लो ये बी पर्सन है, इसको इस ट्रेडर ने क्या करनी थी, पेमेंट करनी थी बी को। तो ट्रेडर क्या करता है, बी को एक चेक बना के देता है, ट्रेडर क्या करता है, बी को एक चेक बना के देता है, बी उस चेक को लेके बैंक के अंदर जाता है, ठीक है ना। जैसे ही वो बैंक के अंदर चेक को लेके जाता है, वो चेक क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है।
बैंक की लापरवाही की वजह से बैंक क्या कर देता है, गलती से उस चेक को डिसऑनर कर देता है, जहां पर इस ट्रेडर का नुकसान हो जाएगा। ट्रेडर का नुकसान क्या होगा, देखो एक तो उसको अमाउंट नहीं मिली और ऊपर से ट्रेडर की क्रेडिटिबिलिटी होगी, जो कि वो चेक देता था अपने किसको, जिसको भी पेमेंट करनी होती थी, वो जो क्रेडिटिबिलिटी है, अब सामने वाला उससे चेक नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इसको जब मेनली से चेक अगर हम बैंक में जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, डिसऑनर हो जाते हैं। तो इस पर्पज के लिए सामने वाला भी क्या नहीं लेगा, उसके चेक नहीं लेगा। तो देखो इसके बैंक बैलेंस में सफिशिएंट अमाउंट होने के बाद भी, जो बैंक में बैलेंस है वो सफिशिएंट होने के बाद भी जो चेक है बी का वो क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। किसकी वजह से? बैंक की लापरवाही की वजह से, जिसके कारण ट्रेडर को एक तो चेक की अमाउंट पे नहीं की सामने वाले पर्सन को, जो पार्टी लेने गई थी, ठीक है ना, वो तो लॉस हुआ ही हुआ, और साथ में क्या, जो इसकी क्रेडिटिबिलिटी थी ट्रेडर की वो भी डाउन हुई, क्योंकि सामने वाला पर्सन अब कोई भी इससे चेक लेता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब ये समझते हैं अगर चेक लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो डिसऑनर हो जाएगा। बात क्लियर हुई यहाँ पे? तो इस केस में तो जो ट्रेडर हो किसके पास जाएगा बच्चों, कोर्ट के पास जाएगा, और कोर्ट में केस फाइल करेगा किसके खिलाफ, बैंक के खिलाफ। तो कोर्ट इस केस में क्या दे सकता है, बैंक को ऑर्डर दे सकता है, किस पर्पज के लिए, कि वो ट्रेडर क्या पे करे, एग्जाम्पलरी डैमेज पे करे। वो कितनी अमाउंट होगी वो कौन डिसाइड करेगा बच्चों, वो कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि वो अमाउंट क्या होगी उस एग्जाम्पलरी डैमेज की। तो जो एग्जाम्पलरी डैमेज पे किए गए किस पर्पज के लिए किए गए, जो क्रेडिटिबिलिटी थी जो ट्रेड के अंदर, जो ट्रेडर की जो वो डाउन हुई है, उसके बदले वो डैमेजेस क्या किए गए, पे किए गए ट्रेडर को। बात क्लियर यहाँ पे हुई? ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पलरी और विंडक्टिव डैमेजेस क्या होंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पलरी और विंडक्टिव डैमेज क्या होते हैं, जहां पर सामने वाले पर्सन को उसकी रेपुटेशन या फिर उसकी क्रेडिटिबिलिटी में लॉस आने के कारण कोई भी अमाउंट मिलती है, ठीक है ना, और किसके कहने पे, कोर्ट के कहने पे, वो क्या कहलाएंगे, एग्जाम्पलरी और विंडक्टिव डैमेज कहलाएंगे। बात क्लियर यहाँ पे? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट वाला, क्या, नॉमिनल डैमेज। अब नॉमिनल डैमेज क्या होते हैं, नॉमिनल डैमेज की जहां पर जो भी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो ठीक है, जो पार्टी के बीच, जो दो पार्टी के बीच में क्या होता, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और एक पार्टी के वो ऑब्लिगेशन के फुलफिल ना करने पे वहां पे सामने वाली एग्रीड पार्टी को कोई लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसको कुछ डैमेज, डिफॉल्टर पार्टी को कुछ डैमेज पे करने पड़ेंगे। वो डैमेज किस पर्पज के लिए होंगे, क्योंकि डिफॉल्टर पार्टी ने लीगल राइट का क्या किया है, वायलेशन किया है। एग्रीड पार्टी को कोई लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन वहां पे क्या हुआ है, वायलेशन हुआ किसका, लीगल राइट का। इसलिए कोर्ट क्या कर सकता है, उस पार्टी के खिलाफ कुछ डैमेज क्लेम कर सकता है। कोर्ट क्या कर सकता है इस केस में, कोर्ट क्या कहेगा किसको, जो भी डिफॉल्टर पार्टी है, कि कुछ नॉमिनल डैमेज किसको, एग्रीड पार्टी को पे करने पड़ेंगे, कि आगे से फिर ये जो टेक्निकल वायलेशन किया किसका, लीगल राइट का, वो दोबारा से डिफॉल्टर पार्टी ना करे। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो नॉमिनल डैमेज अवॉर्डेड टू एग्रीड पार्टी व्हेन देयर इज ओनली टेक्निकल वायलेशन ऑफ लीगल राइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्रीड पार्टी होती है बच्चों, उसको कोई लॉस नहीं हो रखा होता, वो सिर्फ जो डिफॉल्टर पार्टी पे करती है वो इस पर्पज से किया जाता है कि वो आगे से डिफॉल्टर पार्टी ऐसी गलती, ऐसी मिस्टेक ना करे। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो ये है ए और ये है बी, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी है डीलर स्कूटर का, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जो डीलर है, जो बी है, वो क्या करेगा, ए को स्कूटर ट्रांसफर करेगा, लेकिन ड्यू डेट पे बी इसको, ए को स्कूटर ट्रांसफर नहीं करता। जो स्कूटर थी वो किसी और को ट्रांसफर कर दी, बी ने, ए को नहीं दी। उस वक्त सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी, इसीलिए इस वजह से ए को क्या हुआ, दूसरे डीलर से वो स्कूटर सेम प्राइस में क्या होगी, रिसीव होगी। ठीक है ना, क्या होगी, सेम प्राइस में क्या होगी, दूसरे डीलर से वो स्कूटर रिसीव होगी, किसको, ए को, क्योंकि उस वक्त सप्लाई क्या थी, ज़्यादा थी, और डिमांड क्या थी, प्रोडक्ट की कम थी। तो क्लियर हुई? मान लो यहाँ पे 5,000 रुपये में बी डीलर था, उसको देनी थी किसको, ए को 5,000 रुपये में। यहाँ पे भी ए को कितने में मिल गई, वो 5,000 रुपये मिल गए। तो यहाँ पे ये देखो, जनरल लॉस हुआ कोई भी, क्योंकि जो ऑर्डिनरी लॉस होते हैं वो क्या क्या होता है, जो भी ऑर्डिनरी लॉस होता है वो क्या होता है बच्चों, हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस होगा वो माइनस जो भी मार्केट प्राइस होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, आपका ऑर्डिनरी डैमेज कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई भी ए को ऑर्डिनरी डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस और जो मार्केट का प्राइस था वो दोनों क्या थे, सेम थे। बात क्लियर यहाँ पे? तो ए को कोई लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो बी है इसको कोई कुछ अमाउंट क्या पे करनी पड़ेगी, ए को पे करनी पड़ेगी एज आ क्या, नॉमिनल डैमेज। ठीक है ना, क्यों पे करनी पड़ेगी, कि दोबारा से जो उसने टेक्निकल क्या, टेक्निकल वायलेशन किया किसका, लीगल राइट का, वो दोबारा से ना करे।
तो क्लियर हुआ बच्चों नॉमिनल डैमेज क्या होता है, ठीक है। फिर बात आती है किसकी, लिक्विडेटेड डैमेज की एंड पेनल्टी की। अब इसको ध्यान से सुनना बच्चों, लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी, बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो देखो लिक्विडिटी डैमेज एंड पेनल्टी, तो यहाँ पे बच्चों क्या है बच्चों, सबसे पहले लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी, ये एक तरह से प्री फिक्स डैमेज होते हैं। अगर मैं इनको कहूँ दोनों डैमेज की बात करूँ तो एक तरह से क्या होते हैं बच्चों आपके लिए, दोनों प्री फिक्स डैमेज होते हैं। क्या होते हैं आपके लिए, प्री फिक्स डैमेज। प्री फिक्स डैमेज का मतलब कि ये जो डैमेज होते हैं पार्टी के द्वारा पहले से ही प्री फिक्स कर लिए जाते हैं दोनों पार्टी के द्वारा। अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगी तो उनको ये डैमेज पे करने पड़ेंगे। अगर नॉर्मल सी बात है, फ्यूचर डैमेज होते हैं जो अब तक नहीं हो रखे होते, अगर फ्यूचर में कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो ये कुछ स्पेसिफिक अमाउंट क्या पे करनी पड़ेगी, उस पार्टी को पे करनी पड़ेगी। तो आपका जो लिक्विडिटी डैमेज और पेनल्टी है एक तरह से वो क्या होते हैं, प्री फिक्स डैमेज होते हैं जो पहले से ही डिसाइड कर लिए जाते हैं फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के ऊपर, ठीक है ना। अब डिफरेंस करते हैं दोनों के अंदर, लिक्विडेटेड डैमेज किस तरह से होंगे, फिर पेनल्टी किस तरह से होंगी। लिक्विडेटेड डैमेजेस में नॉर्मली क्या होता है बच्चों, जो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पे जो एक्चुअल जो लॉस होगा वो अमाउंट होती है किसके अंदर, लिक्विडेटेड डैमेज के अंदर। जितनी वो एक्चुअल अमाउंट होगी, फेयर कंपनसेशन होगा जो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने के ऊपर, वो जो अमाउंट होगी वो होगी लिक्विडेटेड डैमेज के अंदर, ठीक है ना। देखो, if the amount fixed by all the parties genuine estimate of the loss of the future breach of contract, क्या कहा इसने कि जो भी पार्टी के द्वारा अमाउंट फिक्स की जाती है किसके अंदर, लिक्विडेटेड डैमेज के अंदर, वो क्या होती है, वो एक एस्टिमेशन होता है, क्या जेन्युइन एस्टिमेशन होता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया फ्यूचर में तो जेन्युइन लॉस कितना हो सकता है किसको, एग्रीड पार्टी को। तो वो जो एक तरह से क्या होती है, फेयर कंपनसेशन होती है अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए तो उस केस में। अगर मैं पेनल्टी की बात करूँ तो पेनल्टी के अंदर बच्चों कभी भी फेयर कंपनसेशन नहीं होता, हरदम अनरीजनेबल होता है। ये क्यों होता है पेनल्टी, कि फ्यूचर में वो पर्सन उस ओब्लिगेशन को फुलफिल करे। जहां पर जेन्युइन अमाउंट होगी, रीजनेबल अमाउंट होगी, वो क्या होगी, लिक्विडेटेड डैमेज। जहां पर जो अमाउंट होगी वो जेन्युइन से कहीं ज्यादा होगी, ज्यादा अमाउंट होगी, वो क्या होगी बच्चों, पेनल्टी होगी। इस बात को याद रखना। पेनल्टी का मतलब ये क्या होता है कि सामने वाली पार्टी को एक तरह से डराना कि ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करने ही है, उसके लिए कुछ लार्ज अमाउंट सेट कर देना। अगर वो नहीं किया वो लार्ज अमाउंट, अगर वो मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया तो एक लार्ज अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से दोनों पार्टी होंगी वो क्या करेंगी, उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेंगे। एक तरह से डराने के लिए क्या रखी जाती है बच्चों, पेनल्टी रखी जाती है कि आगे जाके फ्यूचर में दोनों पार्टी उस जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करें। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो एक्चुअल में जो लॉस होना था, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता वो लॉस था सिर्फ 1 लाख रुपए का, लेकिन जो अमाउंट डिसाइड की, जो अमाउंट लिखी गई वो लिखी गई 10 लाख। कि मान लो दो पार्टी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। लेकिन एक्चुअल लॉस कितना हो सकता था उस कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा 1 लाख रुपए का। तो अमाउंट जो एक्चुअल जो लॉस था उससे कहीं ज्यादा सेट की गई। क्यों सेट की गई, कि फ्यूचर में जाके जो वो पर्सन है, जो भी दो पार्टी हैं, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करें, इसलिए। तो डिफरेंस क्लियर हुआ। सिंपल सी लैंग्वेज में कहें, लिक्विडिटी डैमेज में क्या होता है, जो रीजनेबल अमाउंट होती है फ्यूचर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वो रखी जाती है, और पेनल्टी में जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, कहीं ज्यादा होती है किससे, रीजनेबल अमाउंट से। सिर्फ इस पर्पज के लिए कि फ्यूचर में जाके जो पार्टी है उस जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करें, ठीक है ना। बात क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से, लिक्विडेटेड डैमेज क्या होते हैं और पेनल्टी क्या होती है। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया बच्चों, वो क्या किया है, टाइप ऑफ डैमेजेस डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। सबसे पहला था क्या था हमारा, सूट ऑफ फॉर डैमेज। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो बाकी की आपके 4 बज के बच्चों, इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना, सूट फॉर डैमेज और कितने टाइप होते हैं, कि हम जो क्या कर सकते हैं, मॉनेटरी क्लेम कर सकते हैं सामने वाली पार्टी को। कौन कौन से ऐसे टाइप हैं जहाँ पर एग्रीड पार्टी सामने वाली पार्टी से क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है डैमेज के लिए, फिर से क्या, मॉनेटरी क्लेम कर सकती है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।